Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about cabinet mission plane which was happened in the year 1946. तो आज हम कैबिनेट मिशन प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज वेल. इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लेन में क्या था, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जो ये प्लेन लेकर आए थे, प्रपोजल लेकर आए थे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक. वेल एज यूजुअल मैं स्टार्ट लूँगी बैकग्राउंड से, क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड का पता नहीं होगा आपको अगले टॉपिक की समझ नहीं आएंगी. ठीक है. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था? हमने डिस्कस किया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद ब्रिटिश में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि कंजर्वेटिव पार्टी को रिप्लेस किया जाता है लेबर पार्टी से. मींस दैट कि लेबर पार्टी इक़्तिदार में आती है, जिसके नतीजे में लॉर्ड एटली ब्रिटिश के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. अब जब लॉर्ड इटली आते हैं तो वो 19 फरवरी 1946 को अनाउंस करते हैं कि हम इंडिया में एक कैबिनेट मिशन को भेजेंगे, जिसमें कौन कौन शामिल थे? जिसमें शामिल थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस विच वॉज दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. क्लियर. इसमें सर स्टीफर्ड क्रिप्स शामिल थे जो कि थे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड एवी अलेक्जेंडर विच वॉज दी लॉर्ड ऑफ द रॉयल नेवल. ठीक है. इन तीनों को भेज दिया जाता है इंडिया में. किस लिए भेजा जाता है? टू सोल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक. सो चूंकि ये तीनों जो थे ये लॉर्ड इटली के कैबिनेट में मिनिस्टर्स थे और इन तीनों के अंडर जो थी वो एक प्लेन लेकर आए थे इंडियन पीपल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए. दैट्स वाई इस टॉपिक का नाम भी क्या था? कैबिनेट मिशन प्लेन. मीन्स दैट कि ये तीनों जो थे ये इनके कैबिनेट से इनका ताल्लुक था, मिनिस्टर्स थे. दैट्स वाई इस टॉपिक को कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लेन. वेल तो कैबिनेट मिशन जो होता है वो 24 मार्च 1946 को इंडिया में आते हैं. ठीक है. जब वो इंडिया में आते हैं तो फर्स्ट पब्लिक स्टेटमेंट उनका ये होता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं मींस लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, वो अनाउंस करते हैं कि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम एक एक्सेप्टेबल मशीनरी को सेटअप कर दें. मीन्स डेट के हम एक एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन को लाए और कुछ नेसेसरी इंटर्म अरेंजमेंट्स करें. ठीक है. इसके अलावा जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होते हैं मीन्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो ये भी अनाउंस करते हैं कि जो वाइसराय होंगे, उस टाइम जो वाइसराय थे वो कौन थे? वो लॉर्ड वेवल थे. ठीक है. लॉर्ड वेवल क्या करेंगे? हमें ज्वाइन करेंगे एज अ कुलीग, ताकि हम इंडियन लीडर से डिस्कशंस कर सकें. ठीक है. सो जो कैबिनेट मिशन होता है वो अपने पहले जो 3 वीक्स होते हैं वो इसी डिस्कशंस में गुजारते हैं कि गवर्नर से मुलाकातें करते हैं, मेंबर्स ऑफ दी वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस हवाले से बातचीत करते हैं, पार्टी लीडर से, एमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियंस, प्रीमियर ऑफ प्रोविंसेस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनॉरिटीज से मुलाकातें करते हैं और इस बारे में डिस्कशंस किए जाते हैं. तो अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की कैबिनेट मिशन के साथ क्या क्या मुज़ाकरात होते हैं जब वो इंडिया में आते हैं. सो फर्स्ट हम कांग्रेस के हवाले से देखते हैं कि 3 अप्रैल 1946 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दी कांग्रेस वो कैबिनेट मिशन से मुलाकात करते हैं, जिसमें वो उनको क्लियर करवाते हैं कि that the Congress stood for undisputed independence for a united India. Means that कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इंडिया की पार्टीशन हो जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए, बल्कि वो एक यूनाइटेड इंडिया को चाहते थे. ठीक है. इसके साथ साथ कांग्रेस जो था वो ये भी एक्सप्लेन करवाते हैं कि हम इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, जिसमें लिमिटेड फेडरल सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, जैसा कि डिफेंस हुआ, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स ये सेंटर में होनी चाहिए, जबकि बाकी जो रिजिजुअरी पावर्स हैं वो
प्रोविंसेस को दे देनी चाहिए, ठीक है। वाइल दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग होती है वो क्या निगोशिएशन करते हैं कैबिनेट मिशन से। सो ऑन द फॉलोइंग डे मींस डेट के ऑन 4 अप्रैल 1946 को मिस्टर जिन्ना जो होते हैं वो कैबिनेट मिशन के साथ एक लेंथी डिस्कशन अरेंज करते हैं, ठीक है, जिसमें वो उनको क्लियर करवाते हैं कि जो यूनाइटेड इंडिया है ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है और ना ही ये पॉसिबल है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में मींस दैट हिंदू और मुसलमानों के बीच में होमोजेनिटी को क्रिएट कर सके, क्योंकि जो मुस्लिम्स और हिंदू हैं दोनों के कल्चर, सिविलाइजेशन, सब कुछ एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट हैं और ये एक दूसरे को अपोज करती है हर लिहाज से, ठीक है। सो देयर इज नो वे अदर देन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। So after having meetings and discussions with the eminent Indian politicians, इसके बाद जो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स होते हैं वो अपना प्लान पेश करते हैं। तो अब वन बाय वन हम उस कैबिनेट मिशन प्लान के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट था कि देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, with a federal system that deal with the defense, communication and foreign affairs, के एक यूनाइटेड इंडिया होगा जिसमें फेडरल सिस्टम होगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मींस डेट के जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के सब्जेक्ट्स होंगे वो सेंटर उसको डील करेंगी, जो जबकि बाकी जो रेजिडुअरी पावर्स होंगे वो प्रोविंसेस उसको डील करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये था कि तमाम जो सूबे थे उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और कैसे डिवाइड किया गया कि इनके 3 ग्रुप्स बना दिए गए। एक ग्रुप ए था, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में वो प्रोविंसेस शामिल किए गए जो कि हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस थे, जैसा कि मद्रास हुआ, मुंबई, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। इन प्रोविंसेस को शामिल किए गए ग्रुप ए में। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस को शामिल किए गए जैसा कि पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलोचिस्तान, जबकि ग्रुप सी में बंगाल और असम को शामिल कर दिए गए, ठीक है। थर्ड पॉइंट था कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएंगी, ठीक है, और इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो मेंबर्स होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो ईच प्रोविंशियल असेंबली से उनको इलेक्ट किया जाएगा। कैसे इलेक्ट किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन स्ट्रेंथ, आबादी के तनासुब के लिहाज से उनको रिप्रेजेंटेशन हर एक सूबे को दी जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट था कि एक कंडीशन रखी गई कि अगर कोई प्रोविंस बाद में चाहे तो वो अपना ग्रुप तब्दील कर सकता है और या ये भी कर सकता है कि वो अपने ही ग्रुप में रह सकता है या उस ग्रुप से अलग होके भी वो रह सकता है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन उसमें रख दी गई। फिफ्थ पॉइंट था दैट द सेपरेशन ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब ये है कि आफ्टर 10 इयर्स अगर इन ग्रुप्स में से कोई ग्रुप अब इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली हो जाता है या एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डेवलप हो जाता है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन कर सकता हो, तो वो ग्रुप जो होगा वो इंडियन यूनियन से फिर वो सेपरेट हो सकता है। तो ये थे वो पॉइंट्स जो कि कैबिनेट मिशन लेकर आए थे इंडियन पीपल के लिए। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इस हवाले से क्या रिएक्शन आता है। अगर रिएक्शन की बात की जाए तो कांग्रेस जो होता है वो इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर देता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस कैबिनेट मिशन प्लान में जो मुसलमानों की डिमांड थी अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया वो टर्न डाउन हो चुकी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस उसको एक्सेप्ट कर देता है कैबिनेट मिशन प्लान को। वाइल ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम लीग होता है वो डिससेटिस्फाइड होता है इस प्लान से, क्योंकि इस प्लान में यूनियन ऑफ इंडिया की बात हुई थी और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि पार्टीशन के हवाले से था। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग ने कहा कि ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये तो सिरे से हमारे हक ही में नहीं है। तो होता क्या है कि मिस्टर जिन्ना इस कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब रिजेक्ट हो जाता है तो इसके बाद जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा
परेशान हो जाते हैं और अपना जो डिसीजन होता है, फैसला होता है, वो मिस्टर जिन्ना पर छोड़ देते हैं। सो मिस्टर जिन्ना क्या करते हैं, वो इस कैबिनेट मिशन प्लान को इस पर सोचना शुरू कर देते हैं, इसको रीड आउट करते हैं 2-3 बार, और इसके बाद उनको एक ऐसा पॉइंट नजर आता है जिसकी वजह से उनको मजबूरन ये प्लान एक्सेप्ट करना पड़ा। और वो पॉइंट क्या था? वो था सेपरेशन फ्रॉम द इंडियन यूनियन। इसी पॉइंट को लेकर कायद आजम क्या करता है, इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करने की अनाउंसमेंट देते हैं। सो जैसे ही कायद आजम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरी तरफ गांधी इस कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं और ब्रिटिश को खतूत लिखना शुरू करते हैं, लेटर्स लिखना शुरू करते हैं कि इस कैबिनेट मिशन प्लान में कुछ इंटरप्रिटेशन की जाए। वो किस चीज को इंटरप्रेट करना चाह रहे थे गांधी? वो इसी 5th पॉइंट को चेंज करना चाह रहे थे जिस बेस पर वो कायद आजम ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया हुआ था। मींस दैट के सेपरेशन फ्रॉम द इंडियन यूनियन को वो इंटरप्रेट करना चाहते थे। ठीक है। सो जब कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है कि उसी 5th पॉइंट को स्किप करके कैबिनेट मिशन प्लान मंजर आम पर आता है, जिसको देखकर कायद आजम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वंस अगेन क्या होता है कि मिस्टर जिन्ना इस कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। बिसाइड दैट जो कैबिनेट मिशन होता है वो ये भी अनाउंस करते हैं कि एक इंटर्म गवर्नमेंट को सेटअप किया जाएगा हैविंग द सपोर्ट ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। जिसमें तमाम पोर्टफोलियोज इन इंडियन लीडर्स को दिए जाएंगे। सो इस इंटर्म गवर्नमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। So this was all about the cabinet mission plan. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video.